स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल प्रकाश पर्दा ईगल। आदित्य ने कुछ ही समय में मून मॉथ फिनिक्स के बारे में जानकारी भेज दी। अन्य टोटोम बिस्टो के बारे में भी जानकारी थी। यह सब कुछ जटिल लग रहा था। आदर्श को सब कुछ समझने में कुछ समय लगने वाला था। आदर्श हीरो हंटर एजेंसी में वापस चला गया। चुटकी पहले से ही अपना होमवर्क कर रही थी और यह स्पष्ट रूप से स्कूल का होमवर्क तो बिल्कुल नहीं था। वह टोटोम बीस्ट में भी काफ़ी दिलचस्पी लेती दिख रही थी। आखिरकार टोटोम बीस्ट मिथ थी जो सबसे लंबे समय से चली आ रही थी। वे लड़ने के लिए पैदा हुए जीवों का एक समूह थे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मनुष्य के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं थे। उनके आसपास बेहद सारे रहस्य थे। तुम्हें क्या मिला? क्या मून मॉथ फिनिक्स ब्लैक स्नेक जितना ताकतवर है? आदर्श ने पूछा। बिल्कुल नहीं। ब्लैक स्नेक स्पष्ट रूप से सबसे मजबूत बिस्टों में से एक है। मून मॉथ फिनिक्स की ताकत सिल्वर स्काई रूलर के बराबर होनी चाहिए, या शायद थोड़ी ज़्यादा। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकती, लेकिन एक बात मुझे पक्के तौर पर पता है कि प्रत्येक बीस्ट की अपनी विशेष क्षमताएं होती है जो उन्हें डीमन प्राणियों के नेताओं के खिलाफ अपराजय बनाती है। चुटकी ने उसे बताया। मैं समझ गया। इस बारे में बात करते क्या तुमने तटरेखा पर खतरे के बारे में कुछ सुना है? आदर्श ने पूछा। चुटकी ने अपना सिर हिलाया। उसने अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं सुना था। वैसे रेणु के भाई ने यहाँ लगभग हर लेख लिखा है। ऐसा लगता है जब वह मून मॉथ फिनिक्स की तलाश में गया था तब वह अपने एक सहकर्मी के साथ काम कर रहा था। उसका सहकर्मी अभी भी आसपास हो सकता है। शायद यही वह सुराग जिसकी हमें तलाश है, चुटकी ने कहा। आदर्श ने सिर हिलाया। वो चुटकी से रेणु के भाई के सहकर्मी का नाम पूछने ही वाला था कि उसका फोन बजने लगा। आदर्श, तुम अभी आ जाओ, कुछ हो रहा है, नंदिनी ने कहा। यह क्या है? आदर्श ने पूछा। रिसर्च यूनियन के लोगों को शायद पता चल गया कि मून मॉथ फिनिक्स कहाँ है। शीशी पहले से ही वहां पहुंच चुकी है, जबकि मैंने उसे ऐसा ना करने की सलाह दी थी। उसे अकेला छोड़ना बेहद खतरनाक है, इसलिए मैं उसके साथ जा रही हूँ। मैं बोला को अपने साथ नहीं ले जा सकती क्योंकि वह अभी भी सो रहा है, नंदिनी ने कहा। उसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए बहुत ज़्यादातर समय सोता रहता है। हम इसे खुद ही संभाल लेंगे। तुम अभी कहाँ हो? मैं आ रहा हूँ, आदर्श ने कहा। बोला के लिए अपनी परिस्थितियों के कारण किसी विशेष स्थान की रखवाली करना अधिक उपयुक्त था। उसे किसी व्यक्ति का पीछा करने के लिए कहना अच्छा नहीं था। इसके अलावा आदर्श जरूरी नहीं कि बोला का सीनियर था। वह आदर्श के डीमन ऑरा को ग्रहण करके बस लंबे समय तक जीने की कोशिश कर रहा था। समीक्षा के विपरीत उसके पास बहुत साल नहीं बचे थे। उसने अपना अधिकांश समय ताबूत में सोते हुए बताया। नंदिनी ने कहा, मैं अपने साथ राष्ट्रीय टीम का बैच लाई हूँ। तुम इसके जरिए मुझे ढूंढ सकते हो। वह भी अपने ठिकाने के बारे में निश्चित नहीं थी। उसे केवल इतना पता था कि वे जंगल में बेहद दूर चले गए हैं। ठीक है, लेकिन रिसर्च यूनियन के लोगों को कैसे पता होगा कि मून मॉथ फिनिक्स कहाँ है? आदर्श ने पूछा। मुझे पता नहीं है। फोन पर क्या हो रहा था यह समझ पाना मुश्किल था। आदर्श ने तुरंत अपनी राष्ट्रीय टीम का बैच चुटकी को दिया और उससे पूछा कि वह पता लगाए कि नंदिनी कहाँ है। समझ गई, वह नानलिंग पहाड़ों के जंगल में है। हम जहाँ हैं वहाँ से यह काफ़ी दूर है। मुझे डर है कि हम आपके भेड़ी के साथ समय पर नहीं पहुँच पाएंगे, चुटकी ने कहा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? यहाँ कोई स्पेशल टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन नहीं है, आदर्श ने कहा। हम नाइट हॉक से हमें सवारी देने के लिए कह सकते हैं। नाइट हॉक भी मैजिक सिटी में था। बेयू परिवर्तन संघ के साथ जो हुआ उसके बाद उसे परिवर्तन संघ के वाइस एल्डर के पद पर पदोन्नत किया गया था। वास्तव में नाइट हॉक बेहद पहले से ही परिवर्तन संघ के वाइस एल्डर बनने के योग्य था, क्योंकि वो आमतौर पर शैतान नगरी से संबंधित अधिकांश कार्यों का प्रभारी था। दुर्भाग्य से वह कभी बर्मा उपनाम वाले व्यक्ति के साथ अच्छी तरह से नहीं मिला, इसलिए वह एक प्रवर्तक के रूप में फंस गया। आधी रात हो चुकी है और तुम दोनों ने मुझे अपना ड्राइवर बनने के लिए बुलाया है, नाइट हॉक ने असहाय होकर आह भरी। केवल चुटकी में ही इतनी हिम्मत थी कि वह परिवर्तन संघ के एक एल्डर को आदेश दे सके। बहुत होगी बात, जल्दी करो। क्या तुम यह एक इम्पोर्टेंट बात है जिस पर चेयरमैन ने हमें नजर रखने को कहा है, चुटकी ने गर्व से कहा। अध्यक्ष आदित्य, नाइट हॉक ने चिल्लाकर कहा। जब उसे पता चला कि उन्हें अध्यक्ष आदित्य से ऑर्डर मिल रहे हैं तो उसने तुरंत बड़बड़ाना बंद कर दिया। नाइट हॉक
का समन बीस्ट एक लाइट कर्टेन ईगल पर्वतन संघ में सबसे तेज उड़ने वाला जीव था। यही मुख्य कारण था कि चुटकी ने उससे हेल्प मांगी थी। तीनों छत पर चढ़ गए। नाइट हॉक ने दबी आवाज में स्पिल पड़ी। जल्दी ही उसके चारों ओर अंधेरे के बादल छा गए और पास की स्ट्रीट लैंप की रोशनी भी बुझ गई। ऐसा लग रहा था जैसे छत पर एक ब्लैक होल दिखाई दे रहा हो। ब्लैक होल के अंदर से एक जोड़ी ठंडे और आश्चर्यजनक पंख फैले हुए थे। उनके काले पंखों में धातु जैसी चमक थी। जब वे पूरी तरह से फैले हुए थे तो पंख पूरी इमारत पर छाए हुए थे। काले पंख धीरे धीरे फड़फड़ा रहे थे, जिससे हवा का एक तेज झोंका सड़क और छत पर बह रहा था। बाहर सुखाए जा रहे कपड़े बेतहाशा फड़फड़ा रहे थे, जबकि खिड़कियों के पैनल खड़खड़ा रहे थे। हवा के झोंके से सूखी पत्तियां और धूल हवा में उड़ने लगी। नाइट हॉक लाइट कर्टेन ईगल की पीठ पर कूद गया और आदर्श और चुटकी को भी उसी पर चढ़ने के लिए कहा। दोनों ने तुरंत उसका पीछा किया। लाइट कर्टेन ईगल ने अपने पंख फड़फड़ाए और छत से निकलकर तेजी से हवा में उड़ गया। सामने ही एक ऊंची इमारत थी। लाइट कर्टेन ईगल की रोशनी इमारत की खिड़कियों पर चमक रही थी। सड़क पर मौजूद लोग तुरंत ही जोर से चिल्लाने लगे। लाइट कर्टेन ईगल इमारत की छत पर पहुंच गया। उसने अपने पैर पटककर खुद को आसमान में ऊपर की ओर धकेला, जहां शहर की रोशनी अब नहीं पहुंच सकती थी। वह चुपचाप आसमान में उड़ गया और दूर जंगल की ओर बढ़ गया। आपका ईगल बेहद बढ़िया है। क्या मैं उसके लिए अपना फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ बदल सकता हूँ? आदर्श रोमांचित था, क्योंकि उसने ईगल की पीठ पर बैठे हुए रात की हवा को अपने ऊपर महसूस किया। आदर्श की बातें सुनकर लिटिल फ्लेम बिले नाराजगी से चिल्लाई, चाचा भेड़िया इतना भोला भाला प्यारा है, तुम उसे कैसे बेच सकते हो? लिटिल फ्लेम बिले को चाचा भेड़िया को परेशान करने में मजा आता है। मैं तो बस मजाक कर रहा था। वैसे क्या तुम्हें सोना नहीं चाहिए? क्या तुम्हें नहीं पता कि जब तुम अभी भी बड़ी हो रही हो तो बच्चे को पर्याप्त आराम मिलना जरूरी है? आदर्श ने लिटिल फ्लेम बिले को अपने कंधे से नीचे खींच लिया और उसके माथे पर थपकी दी। लिटिल फ्लेम बेले ने नाराजगी में अपने होंठ मरोड़े और सांत्वना पाने के लिए चुटकी के पास चली गई। मैं उसे आपकी प्यारी लिटिल फ्लेम बेले के बदले में दे दूंगा, नाइट हॉक ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई रास्ता नहीं, लिटिल फ्लेम बेले मेरी बेटी है, आदर्श ने निर्णायक रूप से उत्तर दिया। अगर फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ को अपने मालिक का असला चेहरा पता चल जाता तो वह निश्चित रूप से आपके साथ कांटेक्ट तोड़ देता, भले ही इसका मतलब उसकी आत्मा को नुकसान पहुंचाना हो, चुटकी ने घूरते हुए कहा। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, दलदल में विशाल कोकुन। नाइट कर्टेन ईगल की स्पीड बेहद तेज थी। उन्हें नानलिंग पर्वत तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। इस समय वाइट मैजिक फाल्कन्स के क्षेत्र में है। सौभाग्य से मेरा बीस्ट भी उसी वंश का है। हमें उनके प्लेस में उड़ने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। नाइट हॉक ने नीचे घने पेड़ों से ढके पहाड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा। चुटकी ने कहा, हमें उनके बेहद करीब होना चाहिए। आदर्श ने काले काले पहाड़ों को देखा। वह अपने शैडो एलिमेंट की मदद से साफ देख पा रहा था। ताड़ के जंगल की छतरी परत उड़ने वाले जीवों के लिए अनुकूल आवाज थी। कई डीमन जीवों ने अपने घोंसले घने छतरी में छिपाए, जिससे उड़ने वाले जीवों के झुंड आसमान में उड़ सकते थे और जरूरत पड़ने पर अपने प्लेस की रक्षा के लिए एक विशाल जाल बना सकते थे। ताड़ के जंगल के बीच में दलदल था और पेड़ लंबे समय से उसमें भीगे हुए थे। पानी गहरा नहीं था, मुश्किल से किसी व्यक्ति के टखनों तक पहुंच रहा था। साफ पानी धीरे धीरे बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे चांदनी के नीचे झील की सतह से जंगल उग रहा हो। पानी की सतह क्रिस्टल की तरह चमक रही थी। जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था। एक भयानक ऑरा वाला एक नारकियों कुत्ता वहां से गुजरा और उस प्लेस में मौजूद छोटे छोटे जीव तुरंत ही घबराकर अपनी जान बचाने के लिए भागे। जिशान, क्या तुम्हें यकीन है कि यह सही जगह है? हाउंडमैन ने अधीरता से पूछा। बेशक, जब हम टोटोम बीस्ट की खोज कर रहे थे तो हमें यह जगह पहले ही मिल गई थी। उस आदमी के अनुसार यह वो जगह है जहां टोटोम बीस्ट रहता है, लेकिन किसी कारण से उसने अचानक यहाँ से जाने का फैसला कर लिया। वह हमेशा से एक अजीब आदमी रहा है, जिशान नाम के आदमी ने आत्मविश्वास से कहा। रिसर्च यूनियन के अर्जुन ने कहा, मुझे भी लगता है यह वही स्थान है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं।
कई प्रजातियों की अपनी अलग अलग रहने की आदतें थी। अर्जुन को कुछ समय पहले ही पता चला था कि नानलिंग पर्वतों में एक ऐसा अनोखा जंगल है। पतंगे जंगल में रहना पसंद करते हैं जहाँ पानी का सोर्स आसानी से उपलब्ध हो। अर्जुन का मानना था कि यह जगह मून मॉथ फिनिक्स के लिए गहरी नींद में जाने के लिए एकदम सही थी। यह जगह बेहद बड़ी नहीं है, हमें इसे आसानी से ढूंढ लेना चाहिए। तुम दोनों छतरी के पास जाओ और चारों ओर देखो, हम बाकी लोग इसी दिशा में जाएंगे, नरेंद्र ने कहा। समूह अलग अलग होने लगा। कुछ समय बाद भयानक डेमन कुत्ते सूंघने लगे, मानो उन्होंने उसकी कोई गंध पकड़ ली हो। इस तरफ हंटर कुत्ते ने अपने समनर को संकेत दिया। समूह ने तुरंत ही भयानक डेमन कुत्ते का पीछा किया। उन्हें जल्द ही एक विशाल तालाब मिला जिसमें बेहद सारे पेड़ नहीं थे। पानी इतना शांत था कि उसमें रात के तारों वाले आकाश का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, जो अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक था। विशाल तालाब के केंद्र के ऊपर एक अंडाकार कोकून लटका हुआ था। वे तालाब की सतह पर उसकी छाया देख सकते थे। हाउंडमैन के और अर्जुन, नरेंद्र और अन्य लोगों ने कोकून को देखकर अपनी सांस रोक ली। उनके चेहरे जल्द ही खुशी से भर गए। उन्होंने इसे पा लिया, उन्होंने वास्तव में इसे पा लिया। उन्हें एक प्राचीन टोटोम बीस्ट मिला था। इसे सोलगेश को सौंपने के बाद उन्हें बड़ी सफलता मिलेगी। टोटोम बीस्ट की खोज बेहद इम्पॉर्टेंट थी। हांगजो का ब्लैक स्नेक नानलिंग पर्वत के डीमन प्राणियों को भगाने में सक्षम था जो शहर पर अटैक कर रहे थे। टोटोम बीस्ट जंगल में एक साधारण शासक प्राणी से कहीं अधिक शक्तिशाली था। विशाल नीला कोकून आकाश और तालाब की सतह पर शानदार पेंटिंग के बीच हवा में तैर रहा था। हालांकि जब उन्होंने करीब से देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि कोकून रेशम की छोटी छोटी डोरियों से बंधा हुआ था, जिसके सिरे पास के पेड़ों से बंधे थे। दूसरे शब्दों में, विशाल कोकून वास्तव में हवा में लटका हुआ था। यह एक दुर्लभ और शानदार नज़ारा था। उन्हें पूरा विश्वास था कि जिस टोटोम बीस्ट मून मॉथ फिनिक्स को वे खोज रहे थे वह विशाल कोकून के अंदर था। चांद और सितारों की रोशनी विशाल नीले कोकून पर नजर रख रही थी। इस बीच कोकून प्रकृति की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था, जैसे कि एक धड़कता हुआ नीला दिल। नरेंद्र ने पूछा, क्या हम कोकून को तोड़ देंगे या पूरी चीज को वापस ले जाएंगे? बस पूरी चीज लेनी है। मुझे संदेह है कि हम इसे इतनी आसानी से नहीं तोड़ पाएंगे, हाउंडमैन ने कहा। तुम लोग जाओ और रेशम तोड़ो, अर्जुन ने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया। कुछ मैजिशियन उन पेड़ों पर कूद पड़े जिनसे रेशम की डोरी बंधी थी। हालांकि वे हर संभव कोशिश करने के बावजूद रेशम को तोड़ने में असफल रहे, यहाँ तक कि उन्हें आग में जलाने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। हट जाओ ये बेकार के लोग, नरेंद्र ने उनका मजाक उड़ाया। उसने जल्दी से अपनी सुनहरी लपटें बुलाई। रेशम के धागों से सुनहरी लपटें निकलने लगी। कुछ देर चलने के बाद रेशम धीरे धीरे पिघलने लगा। टोटोम बीस्ट से जैसी उम्मीद थी, केवल सोल ग्रेट फायर ही रेशम को जला सकती है, अर्जुन ने कहा। कुछ समय बाद उसकी लपटों ने विशालकाय कोकून को थामे रखने वाले धागों के एक हिस्से को खा लिया। रेशम टूटने के बाद विशालकाय कोकून तिरछा हो गया। रेशम के बचे हुए धागों ने उसे अपनी जगह पर बनाए रखा और उसे नीचे पानी में गिरने से रोका। बताओ, क्या अंदर की चीज अभी भी जिंदा है? हाउंडमैन ने उत्सुकता से कोकून का अध्ययन करते हुए पूछा। उसने पहले ही भयानक डेमन कुत्तों को ऑर्डर दे दिया था कि वह उसे करीब से देखे। भयानक डेमन कुत्ते ने नीचे देखा, नीचे खड़ा हुआ और सूंघने लगा। उसने अचानक अपनी नजर उठाई और मुस्कुराया, अपने नुकीले दांत दिखाते हुए गहरी गड़गड़ाहट की। हाउंडमैन ने उसकी निगाह का पीछा किया और देखा कि एक महिला अपनी पीठ पर पतंगे के पंख लगाए जंगल से बाहर आ रही है। वह उन्हें डरावनी आंखों से घूर रही थी। उसका चेहरा भी अजीब तरह से नीला पड़ गया था। वह बेहद गुस्से में लग रही थी। यह तुम हो? मुझे खेद है, अब हमें तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो बेहतर है कि तुम यहाँ से अभी निकल जाओ, हाउंडमैन ने मजाक के अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। जब उसने देखा कि यह पतंगा महिला शीशी थी, वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि शीशी को मून मॉथ फिनिक्स के ने मौत में बदल दिया था। मून मॉथ फिनिक्स उससे कहीं अधिक मूल्यवान था। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? शीशी ने गुस्से से कहा। कुछ खास नहीं, बस इतना है कि हमारे मालिक को प्राचीन वस्तु इकट्ठे करने का बड़ा शौक है।
हमारा मानना है कि मून मॉथ फिनिक्स उनके 50वें जन्मदिन के लिए एकदम सही तोहफा है। हम यह भी मानते हैं कि केवल टोटेम बीस्ट जैसा कोई खास प्राणी ही हमारे मालिक की सवारी और कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट बनने के योग्य है। हाउंडमैन मुस्कुराया। एक टोटेम बीस्ट कभी भी किसी इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, ना ही वह किसी इंसान को अपनी सवारी बनाने के लिए राजी करेगा। शीशी ने झट से कहा, आप इसकी चिंता मत कीजिए, हमारे मालिक ने अपने तरीके खोजे हैं। हाउंडमैन ने जवाब दिया। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल, अपने भाग्यों का फैसला करने की शक्ति। मैं तुम्हें उसे ले जाने नहीं दूंगी, शीशी ने दृढ़ता से घोषणा की। जब वह बोल रही थी तो बेहद सारे नीले पतंगे छतरी से बाहर उड़े। पतंगे पेड़ों पर पत्तियों की तरह ही असंख्य थे। उन्होंने जल्दी से उन लोगों को घेर लिया जो विशाल कोकून को छीनने की कोशिश कर रहे थे। नरेंद्र उनके पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज़ से बेहद परेशान था। जब उसने देखा कि पतंगों की संख्या लगातार बढ़ रही है तो वह मुस्कुराया। पहले तो आप उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, अब आप उन्हें मरने के लिए क्यों बुला रही है? शीशी ने अपने होंठ काटे। हाल ही में हुए नरसंहार के बाद बेहद कम पतंगे बचे थे, उनमें से कुछ अभी युवा भी नहीं थे। इन पतंगों का जीवन काल अब पहले से भी काफ़ी छोटा था, फिर भी वे अपने अंतिम क्षणों तक जीवित नहीं रह सके। इन पतंगों को उनकी मृत्यु के लिए भेजना शीशी के लिए बेहद बड़ी यातना थी। हालांकि वह इस समूह के लोगों को विशाल कोकून ले जाने की अनुमति नहीं दे सकती थी। कोकून में जो प्राणी सो रहा था वह इन नाजुक छोटे जीवों की रानी थी, जिनके पास खुद से बचने का कोई मौका नहीं था। वह उनकी एकमात्र उम्मीद थी। ये पतंगे अन्य ड्यूमन प्राणियों की तरह शक्तिशाली नहीं थे। वे आमतौर पर अन्य प्राणियों के भोजन के रूप में घूमते रहते थे। वे दुनिया के छोटे छोटे अंतरालों में रहने वाले छोटे छोटे कीड़ों के झुंड की तरह थे। उनका जीवन और मृत्यु कभी भी प्रकृति की चिंता नहीं थी। मून मॉथ फिनिक्स के जागने के बाद स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ। वे अपने क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद आखिरकार शांतिपूर्ण जीवन जी सकते थे। उनकी संख्या धीरे धीरे एक झुंड में और जल्द ही एक भीड़ में बदल गई। वे आखिरकार खुद की रक्षा करने में सक्षम थे। इस प्रकार भले ही इसका मतलब युवा अवस्था या युवा अवस्था में हर पतंगी की बलि देना हो, उन्हें मनुष्यों को मून मॉथ फिनिक्स को लेने से रोकना था। इन नीले पतंगों के पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। यदि वे मून मॉथ फिनिक्स के दोबारा जन्म लेने तक जीवित नहीं रह सकते तो वे निश्चित रूप से प्रकृति के जंगल के क्रूर कानून द्वारा समाप्त हो जाएंगे। शीशी को उसके परिवार ने त्याग दिया था। वह केवल मून मॉथ फिनिक्स और पतंगों की वजह से ही स्वस्थ और जीवित थी। जिस क्षण वह दोबारा पैदा हुई, उसने अपनी मृत्यु तक पतंगों की रक्षा करने की कसम खा ली थी। आप केवल हमारी लाशों के ऊपर से ही मून मॉथ फिनिक्स को ले जा सकते हैं, शीशी ने कसम खाई। नीले पतंगे तेजी से विशाल कोकून की ओर उड़े और रिसर्च यूनियन के लोगों को नज़दीक आने से रोकने के लिए एक डिफेंस का निर्माण किया। क्या मजाक है इन छोटे कीड़ों को मारना बेहद आसान है, नरेंद्र ने घृणा से कहा। सुनहरी लपटें एक बार फिर उठी और पतंगों द्वारा बनाए गए अवरोध पर एक जंगली सुनहरी लाल लहर की तरह बहने लगी। नीले पतंगों ने अपने शरीर और पंखों को एक साथ जोड़कर अवरोध बनाया था। आग की लपटों ने जल्द ही उन्हें जला दिया। हालांकि आग में जले पतंगे जल्द ही अवरोध से अलग हो गए ताकि आग उनके दोस्तों तक ना फैल जाए। वे जल्द ही जलकर राख हो गए और तालाब की सतह पर बिखर गए। तालाब में जले हुए पतंगों के अवशेष जमा हो गए। शुरुआत में केवल कुछ पतंगों के अवशेष ही पानी पर फूल की मुरझाई हुई पंखुड़ियों की तरह तैर रहे थे, लेकिन जल्द ही तालाब की पूरी सतह उनके अवशेषों से ढक गई। जैसे जैसे लपटें बढ़ती जा रही थी, पतंगे तेजी से मर रहे थे। शीशी की आंखों में आंसू बह रहे थे। अब वह पतंगों की मौत को और नहीं देख सकती थी। यह सच था कि इन पतंगों का जीवन काल बेहद कम था, लेकिन फिर भी उनमें से प्रत्येक ने शानदार जीवन जिया। शीशी प्रकृति के प्रति उनकी जिज्ञासा, जुनून और खुशी को महसूस कर सकती थी। कुछ हद तक शीशी का मानना था कि वे ठंडे खून वाले मनुष्यों की तुलना में भावनाओं में अधिक समृद्ध और अधिक ईमानदार थे। शीशी कई ऐसे लोगों से मिली थी जिन्होंने उसे निराश किया था। मून मॉथ फिनिक्स की रक्षा करते हुए शेष पतंगों की लगातार मौतों को देखने के बाद वह निश्चित रूप से अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। दुखी मत हो, जहाँ तक मैं जानता हूँ ये पतंगे सिर्फ 7 दिन ही जी सकते हैं।
7 दिन पलक झपकते ही बीत जाते हैं। वे या तो यहाँ आग में जलकर मर जाते या फिर अपनी ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद मर जाते हैं। अगर वे सिर्फ 1 या 2 दिन और जी पाते तो क्या ही फर्क पड़ता है। नरेंद्र ने उसका मजाक उड़ाया। इन शब्दों ने शीशी को बेहद क्रोधित कर दिया था। अधिकांश पतंगे केवल 7 दिन तक जीवित रह सकते हैं, फिर भी क्या उनका जीवन काल केवल इसके लिए निरर्थक है क्योंकि उनका जीवन काल छोटा था? मून मॉथ फिनिक्स एक टोटोम गार्जियन है। वह कभी इंसानों के रक्षक थी, लेकिन तुम उसे अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, ये छोटे जीव केवल 7 दिनों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन वे अपनी रानी की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दे रहे हैं क्योंकि वह उनके बचने का एकमात्र मौका है। वे हार मानने को तैयार नहीं है, भले ही उन्हें विनाश का सामना करना पड़े। तुम इंसानों को देखो, जो तुम्हें खिलाता है उसी को काट रहे हो। ना केवल तुम टोटोम बिस्टो ने जो किया है उसके लिए आभारी नहीं हो, बल्कि तुमने अतीत में टोटोम बिस्टो का नरसंहार किया है। टोटोम बिस्टो ने स्वेच्छा से तुम्हारा क्षेत्र छोड़ दिया और भूमि पर अपना नियंत्रण छोड़ दिया, लेकिन तुमने अपने गंदे कृत्य से उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें नुकसान पहुंचाना जारी रखा। तुम गंदे इंसान कभी नहीं बदलोगे, भले ही तुम 1000 या 10,000 साल और जियो। शीशी ने गुस्से में निंदा की। मूनमॉथ फिनिक्स ने उसे जीवन का दूसरा मौका दिया था, जिसमें शक्ति और वंश शामिल था, जिसने उसे मौत महिला में बदल दिया। मूनमॉथ फिनिक्स शीशी के लिए एक माँ की तरह थी, क्योंकि उसने उसकी देखभाल की थी। शीशी ने मूनमॉथ फिनिक्स से अतीत के बारे में भी जाना था। टोटोम बिस्ट क्यों छिपके? क्या ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि कृतघ्न मनुष्य उन सभी को मारने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वे अब अपनी इच्छाओं और जंगली महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। कोई भी मैजिशियन टोटोम बिस्टो का उल्लेख करने को तैयार नहीं था। कोई भी इंसान यह स्वीकार करने का साहस नहीं कर सकता था कि उन्होंने ही टोटोम बिस्टो को मारा था और उन्हें अपने क्षेत्र से बाहर खदेड़ा था, भले ही वे सभी मनुष्यों की रक्षा कर रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसी पतंगा औरत ऐसी बकवास कर सकती है। मुझे कहना ही पड़ेगा, मैं काफ़ी हंसा हूँ। तुम और ये बेवकूफ़ टोटोम बिस्ट दोनों ही यह नहीं समझ पाए कि प्रकृति ने हमेशा जंगल के नियमों का पालन किया है। तुम्हारे पतंगे इस बात से अनजान है कि वे कितने कमज़ोर हैं। उनके लिए एकमात्र संभावित परिणाम मृत्यु है। टोटोम बिस्ट जो अपनी असाधारण शक्ति के कारण खुद को अपराजय मानते हैं, वे भी हमारे मैजिक से हार गए। हमें वास्तव में अपने पूर्वजों का धन्यवाद करना चाहिए कि जिन्होंने इतने सारे एलिमेंटों का आविष्कार किया, जिससे हमें उनके वंशजों को इतनी भयानक शक्ति मिली। सच तो यह है कि यही सिद्धांत हम इंसानों पर भी लागू होता है। अगर तुम श्री सोलगेश की ऊंचाई तक चढ़ सकती हो तो तुम एक ही सेंटेंस से किसी के भाग्यों का फैसला कर सकती हो। हाउंडमैन अपने भयानक डीमन कुत्तों पर बैठा था, शीशी के शब्दों से बेहद हंसते हुए, और उस पर वापस दलीलें दे रहा था। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल नर्क फोर्स अनुष्ठान। इसी तरह अगर मैं तुम्हें और तुम्हारे पतंगों को मरवाना चाहता हूँ तो यह सिर्फ एक विचार की बात है। हर चीज़ के पीछे कोई उद्देश्य होता है, यह सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम और तुम्हारे पतंगे कमज़ोर और तुच्छ है, जैसे कि परेशान करने वाले कीड़ों का झुंड। अगर तुम वाकई इस दुनिया में ज़िंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें बेवकूफ़ी भरी हरकतें करना और खुद को ज़्यादा आंकना बंद कर देना चाहिए, और सिर्फ तुम्हारे विनाश को तेज़ करेगा, हाउंडमैन ने कहा। बात समाप्त करने के बाद हाउंडमैन की आंखें चमक उठी। भयानक डीमन कुत्ते, जो उसके विचारों के अनुरूप था, ने तुरंत अपनी रास्ते में आने वाले पतंगों पर एक घातक सांस छोड़ी। घातक सांस नीले पतंगों पर पड़ी और जल्द ही उन्हें नष्ट कर दिया और उनमें एक गंदी बदबू भर दी। वे धीरे धीरे तालाब की सतह पर नाक के बलगम की तरह गिर गए। सीमित संख्या में पतंगे एक ही समय में सुनहरी लपटों और जानलेवा सांसों का सामना करते हुए अपनी जगह पर नहीं टिके रह सके। मूनमॉथ फिनिक्स के कोकून का एक हिस्सा जल्द ही उजागर हो गया। हाउंडमैन और नरेंद्र ने घृणा से मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने तुरंत अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि वे बचे हुए रेशम के धागों को तोड़ दें ताकि वे कोकून को ले जा सके। जंगल से बर्फीली हवा चली और नरेंद्र और हाउंडमैन की तरफ बह गई। आसपास के पेड़ों के तने आधे कटे हुए थे और उन पर गिर पड़े। हाउंडमैन का कर्स डीमन कुत्ते ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। यह उनके सामने कूद के और अपने शरीर का उपयोग करके हवा की घातक झोंकों का प्रतिरोध किया।
बेहद सारे पेड़ जमीन पर गिर गए जबकि पानी की बूंदें हवा में बिखर गई। हाउंडमैन ने छतरी में छाया की ओर देखा और चांदनी में चमकते हुए चांदी के बालों वाली एक महिला को धीरे धीरे नीचे उतरते देखा। उसने घुटनों तक एक हाथी दांत पोशाक पहनी हुई थी जिससे उसकी चिकनी और कोमल टांगे दिख रही थी। क्योंकि उसने मोजे नहीं पहने थे, वे पतली थी लेकिन बहुत सुंदर थी। यहाँ फिर से तुम हो? हाउंडमैन का चेहरा गुस्से से भर गया जब उसने नंदिनी को देखा। उसने भयानक डेमन कुत्तों में से एक कुछ समय पहले ही इस महिला और आदर्श के हाथों मर गया था। नरेंद्र ने भी नंदिनी को घूर कर देखा। वह महिला उससे कमजोर नहीं थी और उसका निर्वाण आइस डोमेन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। जमीन पर पानी धीरे धीरे जम गया। नरेंद्र की सुनहरी लपटें भी बर्फ और से बुझ गई। ऐसा लग रहा है कि वह अकेली है। अर्जुन ने तुरंत ध्यान दिया कि आदर्श आसपास नहीं था। हाउंडमैन ने भी इस बात को नोटिस किया। उसने ठंडे स्वर में कहा, हम अब तुम्हारे इलाके में नहीं हैं। अगर तुमने फिर से हमारे काम में दखल देने की हिम्मत की तो तुम्हें अपनी उस तुच्छ प्रतिष्ठा से सावधान रहना चाहिए जो तुमने इतनी मेहनत करके आखिरकार अर्जित की है। हमारे पीछे वाला व्यक्ति कुछ ही शब्दों से इसे नष्ट कर सकता है और तुम्हारे पास एक तुच्छ कुत्तिया की तरह अपने सिंह कबीले में वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। शब्दों को सुनने के बाद नंदिनी के हाव भाव में ज़्यादा बदलाव नहीं आया। उसे मौखिक रूप से अपमानित होने की आदत हो गई थी। वो आदर्श नहीं थी जो हमेशा ऐसे शब्द बोलती थी जो लोगों द्वारा कहे गए शब्दों से 10 गुना ज़्यादा बुरे लगते थे और फिर उन्हें पीट देती थी। नंदिनी को केवल अंतिम भाग करने की आदत थी, उन्हें बुरी तरह पीटना। स्टिकी आइस फ्रीजिंग ऑरा। हवा में धीरे धीरे बर्फ जमती जा रही थी। तालाब का पानी ही नहीं, पूरा जंगल बर्फीले जंगल में बदल गया था। निर्माण आइस डोमेन की भारी मौजूदगी के तहत नरेंद्र और हाउंडमैन के चारों ओर एक स्पष्ट ठंडा ऑरा उभर रहा था। बर्फीले ऑरा ने बर्फ के चिपचिपे टुकड़े बना दिए। वे तेजी से अपने लक्ष्यों की ओर उड़े, खुद को दूसरे बर्फ के टुकड़ों से चिपक कर बर्फ को और गाढ़ा कर दिया और अपने आसपास की हर चीज को जमने की गति बढ़ा दी। भयानक डीमन कुत्ते जल्द ही ठंड से ढक गए। नरेंद्र और हाउंडमैन दोनों तुरंत अपनी जान बचाने के लिए भागे। उन्हें चिंता थी कि वे ठंडे ऑरे में बर्फ की मूर्तियों में बदल जाएंगे। उन्होंने बस भयानक डीमन कुत्तों के ठंडे ऑरे का विरोध करने के लिए अकेला छोड़ दिया। आइस डोमेन। नंदिनी ने मैजिक किया। आइस पर उसका उत्कृष्ट नियंत्रण ने उसे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी रूप में बर्फ को डालने की अनुमति दी। अब उसे अपने स्पेल को डालने के लिए मैजिक के पैटर्न बनाने की ज़रूरत नहीं थी। आइस के मैजिक से भरे आसमान से तेजी से सफेद बर्फ गिरने लगी। चिपचिपी बर्फ जमने वाले और चुंबक की तरह बर्फ को अपनी ओर खींच रही थी। नंदिनी ने जो बर्फ अभी अभी बनाई थी वह तुरंत ही बर्फ के ऑरा पर जम गई। चिपचिपी बर्फ में लिपटा भयानक डीमन कुत्ता जल्द ही बर्फ की एक विशाल गेंद में बदल गया। नंदिनी ने न केवल भयानक डीमन कुत्ते को जमा दिया था, राइम ने विशाल कोकून पर भी उड़ान भरी और पतंगों और विशाल कोकून के चारों ओर सुरक्षा की एक परत बना दी। नंदिनी आसानी से बता सकती थी कि शीशी का दिल खून से लथपथ था जब उसने प्रत्येक पतंगे की मौत देखी। अब उस महिला को उसकी असहायता की भावना से बचाने की बारी उसकी थी। अरे क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं सिर्फ एक छोटा सा अधीनस्थ हूँ जिसे तुम अपनी मर्जी से कुचल सकती हो? अगर पिछली बार मेरा अनुष्ठान कूल डाउन पर नहीं होता तो तुम और वह बच्चा मेरे खिलाफ कोई मौका नहीं खड़ा कर सकते। क्योंकि तुम इसके लिए लगातार मुझे उकसा रही हो, इसलिए मैं तुम्हें भयानक डीमन कुत्ते की असली ताकत दिखाऊंगा। हाउंडमैन ने गुस्से से घोषणा की। महिला ने उसे बदला लेने की पहल करने से पहले ही उसे सामने ला दिया था। इस बार हाउंडमैन न केवल अपना बदला लेने जा रहा था बल्कि वह महिला को यह भी बताना चाहता था कि वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ वह खिलवाड़ करना चाहती है। हाउंडमैन ने एक अजीबोगरीब स्टार पैटर्न बनाना शुरू किया जिसका रंग अजीब था, जैसे कि वह कुछ अलग अलग एलिमेंटों के रंगों का संयोजन था। इसने जल्द ही बर्फ पर अजीबोगरीब पैटर्न बना दिए ताकि एक समन अनुष्ठान किया जा सके। कुछ ही समय में पैटर्न पूरा हो गया। उसमें से मौत की एक तीव्र भावना फूट पड़ी। यहाँ तक कि नंदिनी के निर्वाण आइस डोमेन की उपस्थिति भी उसके नीचे थोड़ी कमज़ोर पड़ गई।
हेल फोर्स, हाउंडमैन चिल्लाया और जमे हुए भयानक डीमन कुत्ते को वापस अनुष्ठान में ले गया। अगर वे ऊपर से नीचे देखते तो उन्हें पता चलता कि अनुष्ठान का पैटर्न वास्तव में एक भट्टी के खुलने जैसा था। भयानक डीमन कुत्ते को सीधे उसमें फेंका जा रहा था। नरेंद्र ने अब जो दो अन्य भयानक डीमन कुत्तों को फोर्स के अंदर देखा तो उसकी सांस रुक गई। प्राणियों को टुकड़ों में फाड़ा जा रहा था, लेकिन उनके सिर, अंग, शरीर, नुकीले दांत धीरे धीरे एक साथ जुड़ रहे थे। 3 सिर एक मजबूत गर्दन से जुड़े हुए थे। भयानक डीमन कुत्ते 3 सिर वाले नारकीय प्राणी में बदल गए थे। क्रूर प्रक्रिया ने प्राणी को उसके रूप से पूर्ण होने से पहले ही एक दर्दनाक, घृणित और जानलेवा ऑरा दे दिया था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक